तो भाई अब हम देखते हैं द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने इस चीज़ को भाई कैसे एक्सप्लेन किया। अब आप कहोगे 1905 में रेलिक जीन लॉ आया भी, और 1900 में प्लैंक्स एडिशन लॉ कैसे आ गया। तो जो रेलिक जीन लॉ था वो आया तो अर्ली 1900 में आया था, वो तो 1905 में तो वही दोबारा से क्या बोलते उसके अंदर इंप्रूवमेंट आई थी। रेलिक ने कब बताया था 1900 में, अर्ली 1900, और जेम्स जीन्स ने कब बताया था 1905 में। सन 1900 के शुरुआती दौर में कौन आ गया था भाई, रेलिक जीन लॉ, लेकिन उसके अंदर फिर क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। ओके, तो ये चीज़ भाई मैक्स प्लैंक के दिमाग में, कि मैक्स प्लैंक ने सोचा कि इसको भाई कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो भाई बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक तरह से चीज़ है। तो जो जर्मन फिजिसिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरे स्पेक्ट्रम को, यानी कि शॉर्टर वेवलेंथ से लेके लॉन्गर वेवलेंथ तक पूरे का पूरा स्पेक्ट्रम उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया एक्यूरेटली। लेकिन उसके लिए जो बात उन्होंने मानी, उस पर इतना डिस्प्यूट खड़ा हो गया भाई कि साइंटिफिक कम्युनिटी में बड़ी तुतुमे में शुरू हो गई। उन्होंने ये मान लिया कि भाई जो ब्लैक बॉडी जिन ऑसिलेटर्स से मिलकर बनी हुई है, वे ऑसिलेटर्स कोई भी एनर्जी नहीं रख सकते, वो उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ डिस्क्रिएट वैल्यू ही रख सकते हैं। तो मान लिया फ्रीक्वेंसी वही न्यू फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेटर की, तो उनकी एनर्जीज क्या हो सकती हैं, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी हो सकती है एच न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू। और अगर एनर्जीज क्या है डिस्क्रिएट, तो एनर्जी निकलेगी कैसे फिर भाई, डिस्क्रिएट फॉर्म में ही क्या होंगी, एनर्जी निकलेगी। यानी कि अगर जो ऑसिलेटर हैं ब्लैक बॉडी के, वो डिस्क्रिएट वैल्यू रख सकते हैं। अगर उसकी एनर्जी 2h न्यू हो रही है, उसकी एनर्जी भी क्या हो जाए, h न्यू आ जाए, तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा, h न्यू। अगर उसकी एनर्जी भाई 3h न्यू हो और उसकी एनर्जी 1h न्यू रह जाए, तो वो कितनी एनर्जी एमिट करेगा बताओ, 2h न्यू, इजंट इट। तो जो मैक्स प्लैंक थे उन्होंने इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन किया भाई, मैक्स प्लैंक के सामने जब भी प्रॉब्लम आई ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो मैक्स प्लैंक ने ये सोचा, मैक्स प्लैंक ने जो दो चीज़ मानी उसने भाई साइंटिफिक कम्युनिटी को बिल्कुल ही डिस्टर्ब कर दिया। उन्होंने ये माना, क्योंकि उससे पहले क्या मानते थे कि क्लासिकल फिजिक्स रेडिएशन को मानती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और जितनी भी वेव्स होती हैं वो सारी वेव्स क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूस। एक सिंगल वेव आपको दुनिया के अंदर डिसकॉन्टिन्यूस नजर नहीं आएगी। अगर मैं आपको इसको ऐसे बताना चाहूँ, आप ये मान लिया दीवार के उस हिस्से से मैंने एक रस्सी बांध दी, ठीक है, और रस्सी का एक एंड भाई मैंने यहाँ पर एक इस हाथ में पकड़ रखा है। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ तो इसके अंदर ऐसे वेव्स बनती है ना। मान लिया रस्सी यहाँ बंधी हुई है और यहाँ पर हमने भाई रस्सी का एक सिरा ऐसे कर दिया, तो उसके अंदर ऐसे वेव्स बन जाएगी ना भाई, इजंट इट। अब आप ये बताएं, क्या कभी ऐसा होता है कि 1 फीट तक वेव्स हों, फिर फ्लैट सरफेस हो, फिर रस्सी फ्लैट हो जाए, फिर वेव्स हो? कभी ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। पूरी रस्सी में या तो वेव है या पूरी रस्सी के अंदर वेव नहीं है। तालाब में जब आप एक पत्थर डालते हो तो उससे लहरें बनती हैं, लहरें निकलती हैं, और वो जो वेव्स निकलती हैं वो कैसी होती हैं कि भाई वेव जब ट्रैवल करती हैं तो वेव कॉन्टीन्यूसली ट्रैवल करती हैं, मतलब कॉन्टीन्यूसली आपको नजर आएंगे। वो ऐसा नहीं होएगा कि भाई जो वेव बनी है कि भाई 5 मीटर तक तो वेव है, फिर फ्लैट सरफेस है पानी की, फिर उसके बाद फिर से वेव्स, ऐसा नहीं होगा। वो वेव क्या बोलते हैं, यहाँ से जो वेव निकल रही हो लगातार पूरे तालाब में हर जगह होती है। वेव्स में हमेशा क्या होती है, कॉन्टीन्यूटी। तो ये जो क्या बोलते हैं अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी थी भाई, ये क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर थी। हालांकि वाइन लॉ भी क्या था, क्लासिकल फिजिक्स से भी आया, वो भी क्लासिकल फिजिक्स से ही आया था, ठीक है। लेकिन असली दिक्कत वही अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि ये क्लासिकल फिजिक्स के जो रूल्स थे बिल्कुल हमने सही फॉलो किए थे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग भाई ज़्यादा और ज़्यादा एनर्जी एमिट होनी चाहिए जैसे जैसे हम अप्रोच करें अल्ट्रावायलेट रीजन को। तो वो इतनी बड़ी दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स क्या मानती है, रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और वेव्स क्या होती है, कॉन्टीन्यूस। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, कॉन्टीन्यूस। यानी जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट करती है या वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट करती ही एब्जॉर्ब करती है। और क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉन्टीन्यूस होती हैं, यानी कि वो, और तो उनकी फॉर्म में जो एनर्जी है उसको वो कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब या एमिट करने लग रही है। तो क्लासिकल फिजिक्स का प्रेडिक्शन क्या है कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन क्या होता है, कॉन्टीन्यूसली। और क्यों होता कॉन्टीन्यूसली, क्योंकि जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होने लग रही है वो वेव्स की फॉर्म में एमिट होने लग रही है भाई।
और वेव्स क्योंकि क्या होती है कॉन्टिन्यूस, तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एमिशन भी क्या होने लग रहा है कॉन्टिन्यूस। तो प्लैंक्स ने मान लिया कि जो ब्लैक बॉडी वो किससे मिलकर बनी हुई है, ऑसिलेटर से, और ऑसिलेटर्स कोई भी एनर्जी नहीं रख सकते, वो उनकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हुए कुछ खास कुछ डिस्क्रीट वैल्यू ही रखेंगे, और अगर ऑसिलेटर्स कुछ डिस्क्रीट वैल्यू रखेंगे तो वो एमिट भी क्या कर सकते हैं कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ क्या कहता है, द प्लैंक्स रेडिएशन लॉ स्टेट्स दैट द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी डज नॉट टेक प्लेस continuously but discontinuously in the form of packets of energy called quanta. The energy of each quanta is given by the relation E is equal to h nu, where h is the Planck's constant and nu is the frequency of the radiation. इन क्या बोला भाई, क्या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एमिट होगी डिस्कॉन्टिन्यूसली और पैकेट्स के फॉर्म में, और एक पैकेट की एनर्जी क्या होगी एच न्यू, और एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड फिर क्या होगी भाई एच न्यू का होल नंबर मल्टीपल, यानी कि एन एच न्यू, एक एच न्यू, दो एच न्यू, तीन एच न्यू, चार एच न्यू। ठीक है, तो भाई ये था प्लैंक्स का नियम। अब एक बार हम देखते हैं प्लैंक्स लॉ है क्या। तो उसके जो भाई जो क्वांटम कॉन्सेप्ट थे उनको यूज़ करते हुए प्लैंक्स ने ये रूल दिया। प्लैंक्स ने स्टार्टिंग के अंदर जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पहले दिया था और इसका डेरिवेशन बाद में दिया था। तो पहले देखते हैं भैया प्लैंक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, ई लैम्डा यानी कि एमएसवी पावर, अच्छा ये C1 C2 वो C नहीं है भाई, वो C आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट है C1 C2, यहाँ पर ये C है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। तो एमएसवी पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज 8 पाई एच सी बाई लैम्डा रेज टू द पावर 5 1 बाई ई रेज टू द पावर एच सी बाई के टी लैम्डा -1। तो इसको बोलते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ओके, एक बार आप इसका थ्योरेटिकल प्लॉट देखो, थ्योरेटिकल प्लॉट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा कि ये है एक्सपेरिमेंटल प्लॉट, और एक्सपेरिमेंटल प्लॉट के बिल्कुल साथ साथ पूरे रीजन में कौन चल रहा है, प्लैंक का प्लॉट, जो भी मैक्स प्लैंक का जो भी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शन, और वाइन की प्रेडिक्शन थोड़ा से नीचे है। यहाँ पर है वाइन की प्रेडिक्शन, यानी कि सबसे नीचे क्या है वाइन की प्रेडिक्शन। ये दो लाइन भाई क्योंकि एक दूसरे के ऊपर मर्ज की हुई है बिल्कुल। ठीक है, इनमें एक एक्सपेरिमेंटल है और एक क्या है मैक्स प्लैंक का भाई जो थ्योरेटिकल स्पेक्ट्रा है वो। तो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पूरे वेवलेंथ डोमेन पे इसने उसको भाई एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, और ये देखो आप ये क्या है रेलिक्जीन लॉ। आप ये देखें, ये आपका ये जो ब्लू लाइन है ये 5800 केल्विन पे क्या है भाई मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन, और यही एक्सपेरिमेंटल पैटर्न भी है। तो आपको साफ नजर आ रहा है भाई कि मैक्स प्लैंक की जो प्रेडिक्शन थी वो एग्जैक्टली मैच कर जाती किसको, एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा को एग्जैक्टली मैच करती है। यहाँ तक तो प्लैंक्स की प्रेडिक्शन, मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन और वाइन की प्रेडिक्शन बराबर हैं। इसके बाद देखो मैक्स प्लैंक की प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल से मैच करती है, लेकिन वाइन की जो ये पिंक लाइन है थोड़ा नीचे है, ये इससे मैच नहीं करती, थोड़ा इसके अंदर डेविएशन है। और ये देखो ये रेलिक्जीन का जो भाई रेडिएशन लॉ है उसकी प्रेडिक्शन है। तो इनमें आपको भाई डिफरेंस आपको देखने को मिल गया। गुड। अच्छा भाई एक चीज़ आप यहाँ पर ये भी देखो कि मैक्स प्लैंक का जो प्लॉट है और जो वाइन का प्लॉट है ये दोनों यहाँ तक तो बिल्कुल मैच करते हैं। उसके बाद वाइन का प्लॉट एमएससी पावर्स को कम करता है प्रेडिक्ट, इजंट इट। लेकिन लैम्डा मैक्स दोनों ने ऑलमोस्ट क्या किए हैं उस जगह पे दिखाए हैं। इसको आगे हम यूज़ करेंगे, ध्यान रखना इसको। ठीक है, अच्छा भाई एक बात और भाई, अब आप यहाँ से जो रेलिक्जीन लॉ है आप प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से ही रेलिक्जीन लॉ भी कर सकते हो डिराइव, क्योंकि रेलिक्जीन लॉ ने बहुत ही हायर वेवलेंथ पे तो भाई स्पेक्ट्रा को थोड़ा बहुत उसने भाई जस्टिफाई किया ही था। तो हम यहाँ पर भी ये प्रूव करेंगे कि रेलिक्जीन लॉ भी और वाइन रेडिएशन लॉ भी दोनों किसके स्पेशल केस हैं, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के। क्योंकि वाइन्स लॉ ने एग्जैक्टली कहाँ किया था प्रेडिक्ट, लोअर वेवलेंथ रीजन में, शॉर्टर वेवलेंथ रीजन में, और रेलिक्जीन्स लॉ ने कहाँ किया था प्रेडिक्ट भाई बहुत ही लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में। तो आप ये बताओ पहले आप भाई, अगर लैम्डा बहुत ही कम है तो लैम्डा टी बहुत कम होएगा, तो अगर लैम्डा टी कम होगा तो के लैम्डा टी कम होगा, और के लैम्डा टी कम होएगा तो भाई ई की पावर क्या आएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी। और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी आएगी तो इसके मुकाबले फिर आप भाई ये बहुत ही बड़ा नंबर हो जाएगा। तो आप 1 को कर सकते हो नेगलेक्ट। तो आपके पास ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया भाई। और यही तो क्या है वाइन्स रेडिएशन लो। बस उन्होंने क्या कर रखा, उन्होंने 8 पाई एच सी को C1 बोल रखा है, और जो क्या बोलते हैं एच सी बाई के उसको उन्होंने क्या बोल रखा C2 बोल रखा है। आ गया ना हमारे पास।
और लैम्डा टी अगर बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आपने भी देखा था कि रेलिक जीन लो भी एक्सप्लेन करता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा लॉन्गर वेवलेंथ रीजन में, ठीक है। तो लैम्डा हमको बहुत हाई करना पड़ेगा। तो अगर लैम्डा आपने बहुत ही ज़्यादा कर दिया तो यहाँ पर लैम्डा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और लैम्डा टी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ई की पावर बहुत छोटी हो जाएगी भाई। और अगर ई की पावर बहुत छोटी होगी तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो ई की एक्स की टर्म में। अब आपने एच सी बाई जो भाई एच सी बाई के टी है, आपने इसे क्या मान लिया, ई की आपने इसको एक्स मान लिया, तो आप इसको भाई ई की एक्स के थ्रू आप एक्सपेंड कर सकते हो। 2 टर्म्स तक आप इसको भी एक्सपेंड कर लो तो बताओ क्या हो जाएगा। तो ई रेज टू द पावर एच सी बाई के टी लैम्डा, बताओ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच सी बाई के टी लैम्डा। अगली टर्म्स को आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपकी वैल्यू आ गई ई की पावर एच सी बाई के टी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी भाई। तो यहाँ पर पुट करो आप। तो जब आप इसको यहाँ रखोगे तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, मतलब 1 से 1 माइनस हो गया भाई, 0 हो जाएगा ना, और ये फ्लिप हो जाएगा, के टी लैम्डा ऊपर पहुँच जाएगा, एच सी नीचे रह जाएगा, एच सी से एच सी कैंसिल, ऊपर क्या रह गया 8 पाई के टी, नीचे रह गया भाई आपका लैम्डा की 4, और लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल भाई, आ गया ना। ये बताओ क्या था आपका रेलिक जीन लो, आ गया ना आपको भाई समझ में। तो भाई अब हम एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं कि आप इस लॉ को डिराइव कैसे करोगे, डेरिवेशन ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो भाई सबसे पहले आप क्या मान लें कि जो ब्लैक बॉडी है वो मिल के बनी हुई है लीनियर ऑसिलेटर्स से। सपोज दैट द ब्लैक बॉडी इज कंसिस्टेड ऑफ लीनियर ऑसिलेटर्स एंड द एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यू 0 HNu 2 HNu 3 HNu एंड NHNu। यानी कि भाई जो ब्लैक बॉडी लीनियर ऑसिलेटर से मिलकर बनी हुई है, और जो क्या एनर्जी रख सकते हैं 0 HNu 2 HNu 3 HNu यानी कि NHNu। अब आप क्या मानो भाई, अगर N0 N1 N2 ठीक है एंड सो ऑन क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम विद एनर्जी 0 HNu 2 HNu, ठीक है, यानी कि 0 एनर्जी वाले क्या है N0, HNu एनर्जी वाले क्या है N1 ऑसिलेटर्स, 2 HNu वाले क्या है N2 ऑसिलेटर्स, ठीक है। तब आप ये बताओ टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम बताओ क्या हो जाएंगे, बताओ N0 N1 N2 N3, ओके। अब आप ये बताओ कि भाई मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे हमको ये पता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स विद एनर्जी ई आर क्या होते हैं NR, और इसको हम कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, N0 इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ई आर बाई के टी। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का भाई एक तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी का, ये हमको पता है। तो अब इक्वेशन 11 को आप इक्वेशन 10 के अंदर आप यूज़ करें तो बताओ N0 तो वैसे ही रह जाएगा। अब बताओ N1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई की पावर HNu बाई के टी, क्योंकि भाई इनकी जो एनर्जी है, जो एनर्जी आपने यूज़ करनी पड़ेगी ना, N2 ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या है 3 HNu, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा N0 इंटू ई की पावर 3 HNu बाई के टी। N4 ऑसिलेटर्स की एनर्जी क्या है 4 HNu, तो यहाँ पर फिर वही क्या हो जाएगा N0 इंटू ई की पावर माइनस 4 HNu बाई के टी, और एंड सो ऑन आ गया हमारे पास। अब यहाँ से आप इसमें से N कॉमन निकाल लो, N0 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 आपने कॉमन निकाला, तो आपके पास अंदर क्या बचेगा 1 प्लस ई की पावर माइनस HNu बाई के टी, ई की पावर माइनस HNu माइनस 2 HNu बाई के टी, ई की पावर माइनस 3 HNu बाई के टी, इजंट इट। अब आप ये देखें कि इसको आप एक्सपेंड कर सकते हो भाई। जब आपने इसको मान लिया x, HNu बाई के टू HNu बाई के टी को आपने क्या मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस ई की पावर माइनस x, 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, ई की पावर माइनस 3x एंड सो ऑन, ओके। और ये किसका एक्सपेंशन होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन होता है भाई। तो x क्या था, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स क्या था HNu बाई के टी। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई ये। टोटल एनर्जी आप बताओ भाई अब कैसे निकालोगे। अब N1 ऑसिलेटर्स को आप मल्टीप्लाई कर दें उनकी एनर्जी से, N2 ऑसिलेटर को मल्टीप्लाई कर दें उनकी एनर्जी से, N3 ऑसिलेटर्स को मल्टीप्लाई करें उनकी एनर्जी से। तो N1 ऑसिलेटर मल्टीप्लाई HNu, N2 ऑसिलेटर्स मल्टीप्लाइड बाई 2 HNu एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपने HNu कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा N1, यहाँ से HNu कॉमन गया तो 2N2, यहाँ से HNu कॉमन गया, ये बच गया हमारे पास 3N3 4N4। अब N1 N2 N3 N4 की वैल्यू जो आपने भी निकाली थी पीछे वो आप यहाँ पुट कर दो। इनमें से फिर आपने भाई N0 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आपके पास क्या बच गया भाई e की पावर HNu बाई के टी माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 HNu बाई के टी, 3 इंटू ई की पावर माइनस 3 HNu बाई के टी।
अब इनमें आपको भाई एक चीज़ नजर आ रही होगी, e की पावर एच न्यू बाई के टी भी कॉमन है, ये भी कॉमन निकाल लिया अंदर, फिर ये बच गया भाई। अब e की पावर एच न्यू बाई के टी को आप बोल दो x, तो अंदर क्या हो जाएगा 1 + 2x + 3x स्क्वेयर + 4x स्क्वेयर। ओके, तो ये आपका भाई ये किसका एक्सपेंशन होता है, 1 - x की पावर -2 का क्या होता है भाई, एक्सपेंशन। अब आप ये बताएं कि भाई अब आपने 1 - x की पावर -2, देखो आपने अब ये निकाला था, तो भाई ये आप लिख दें, ठीक है, कि 1 - x की पावर -2, तो 1 - e की पावर -h न्यू बाई के टी। तो ये अब किसका एक्सपेंशन होता है, ये एक्सपेंशन होता है 1 - x की पावर -2। अगर मैं इसको नीचे लिखूं तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ लिख दो भाई, और x को फिर इससे रिप्लेस कर दो। अब बताओ, टू फाइंड दी टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी पर ऑसिलेटर, तो पर ऑसिलेटर एवरेज एनर्जी कैसे निकलेगी, तो अगर आप टोटल एनर्जी को नंबर ऑफ ऑसिलेटर से आप डिवाइड कर देते हो तो आपके पास क्या जाएगी, एवरेज एनर्जी। अब ये बताओ क्या है भाई, टोटल एनर्जी। इसको आपने क्या किससे आपने इसको डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर से डिवाइड कर दिया। अब बताओ आपके पास क्या आ गया, अब n ये था भाई, ये n की वैल्यू ये होती है, इसको आपने क्वेश्चन 15 में पुट कर दिया तो ये हमारे पास। अब तो देखो n0 से n0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये आपका आ गया h न्यू, थोड़ा आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास बनेगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो e बार की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, आप इस नीचे वाले को डिवाइड कर दे अब e रेज टू द पावर -h न्यू बाई के टी से, तो ये तो हो जाएगा आपके पास भाई 1/e रेज टू द पावर h न्यू बाई के टी -h न्यू बाई के टी, ऊपर आके ये बताओ क्या हो जाएगा भाई, प्लस का, और ये इसे कैंसिल होकर हो जाएगा 1। अब इसको आपने क्या करना है, अब ये जो आ गया इससे अब इसको कैसे हासिल करना है। ओके, अब आप जो ये डिनोमिनेटर है इसको आप डिवाइड करें और इसको मल्टीप्लाई करें e की पावर -h न्यू बाई के टी से, तो यहाँ पर तो आपका आ जाएगा e की पावर -h न्यू बाई के टी, उससे कैंसिल हो जाएगा, और दूसरा जो e की पावर -h न्यू बाई के टी जिससे आपने इसको डिवाइड किया है वो इसके भी नीचे आएगा और इसके नीचे भी आएगा, इसको ये 1 कर देगा और इसके नीचे आएगा जब ये, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा ये प्लस का, ठीक है। इट इज़ ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन 17 दैट द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज नॉट के टी। अब ये आप ध्यान रखना भाई कि क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती थी कि एवरेज एनर्जी क्या होगी, के टी, लेकिन यहाँ से आपको भाई साफ साफ ये चीज़ मालूम पड़ने लग रही है कि एवरेज एनर्जी के टी नहीं है, ये। अब ये आपको पता है भाई कि नंबर ऑफ ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में बताओ कितने होते हैं, इसके बराबर, ठीक है। और एवरेज एनर्जी एक ऑसिलेटर क्या होती है, ये वाली। तो आप ये बताएं कि न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज फ्रीक्वेंसी में टोटल एनर्जी कितनी होएगी। इसको आपने भाई इक्वेशन 17 को आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे भाई, इक्वेशन 18 से। बताओ भाई ये आपके पास क्या आ गई, न्यू से न्यू प्लस डी न्यू रेंज में जो भाई एनर्जी होएगी, ठीक है। बताओ क्या आ गया आपके पास, ये आपके पास आती है 8 न्यू स्क्वेयर सी क्यूब डी न्यू प्लस एच न्यू, इनको आपने भाई आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है वेवलेंथ में, अब वेवलेंथ में कन्वर्ट करने के लिए बताओ आप क्या करोगे, तो आप ये देखें, अब न्यू क्या होता है, सी बाई लैम्डा। अरे भाई आपने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, अगर न्यू ये है तो डी न्यू बाई डी लैम्डा क्या होगा, ये होगा सी बाई लैम्डा स्क्वेयर, डी लैम्डा आपने साइड फेंक दिया, तो डी न्यू की तो बताओ वैल्यू क्या आती है, सी बाई लैम्डा स्क्वेयर इंटू डी लैम्डा। अब डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया डी लैम्डा से, और यहाँ भी आपने डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया किससे भाई, डी लैम्डा से। डी न्यू को आपने रिप्लेस करना है बताओ किससे, -c बाई लैम्डा स्क्वेयर डी लैम्डा से। अरे भाई अब अगर न्यू की वैल्यू c बाई लैम्डा है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी न्यू बाई डी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। अरे भाई ये लैम्डा की पावर -1 है, ये वास्तव में क्या है, c इंटू लैम्डा की पावर -1 है, तो -1 आ गया जाएगी और एक पावर से कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -c लैम्डा की पावर -2। तो डी न्यू बाई डी लैम्डा क्या आएगा, -c बाई लैम्डा स्क्वायर, और डी लैम्डा को साइड फेंक दिया तो ये आएगा हमारे पास, तो डी न्यू क्या आएगा हमारे पास, -c बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा, ठीक है। और न्यू क्या है, c बाई लैम्डा, तो न्यू को तो आपने रिप्लेस कर दिया c बाई लैम्डा से, और डी न्यू को आपने रिप्लेस कर दिया -c बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा से, तो आपके पास बन जाएगी ये इक्वेशन। अब एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी भाई, ये तो क्या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी है, तो डी लैम्डा आप हटा दें बेशक। बताओ क्या क्या हमारे पास,
8 पाई एच सी बाई लैम्डा की 5 1 बाई ई की पावर एच सी लैम्डा के टी माइनस 1, जो कि आपके भी पॉपुलर फॉर्म है किसकी, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ की। और अब आप यहाँ पर ये देखिए, भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर ये तो क्या है C1, 8 पाई एच सी के आपके पास C1 और एच सी वाई के आपके पास क्या है C2। तो इसकी एक और पॉपुलर फॉर्म ये भी होती है। अब इसको आप कंफर्म भी कर सकते हो, यानी जब जो कांस्टेंट थे C1 और C2, यानी कि प्लैंक्स ने जो ये भाई कांस्टेंट किए प्रिडिक्ट, यानी कि 8 पाई एच सी की जो मल्टीप्लाई है जो होती है जब आपने एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रम को फिट किया, ठीक है, और C1 की जो वैल्यू आती है आइसोथर्मल जो भी कर्व थे, ठीक है, वो उनसे भी वही आती है जो इसकी आती है। जब आप इस इक्वेशन से फिट करते हो एक्सपेरिमेंटल डेटा को, तो जो C1 C2 की वैल्यू आती है वही वैल्यू प्लैंक्स की वैल्यू आती है। इसका मतलब ये है कि वही प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जिनके प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो ही होती है। तो हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। तो पहली बात तो ये थी कि प्लैंक्स रेडिएशन लॉ ने इस स्पेक्ट्रा को पूरे फुल वेवलेंथ डोमेन में इसने इसको भाई एक्सप्लेन किया है। ये नहीं है कि इसने भाई इसको पार्शियली एक्सप्लेन किया हो, यानी कि जब आप 4000 केल्विन पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड करते हो और उसको प्लॉट करते हो, और जब आप 4000 केल्विन प्लैंक्स रेडिएशन लॉ में फिल करके और फिर वेवलेंथ की वैल्यू पुट करते गए इक्वेशन में, और थ्योरेटिकली जो एमएससी पावर की वैल्यू होती हैं उनको आपने जब प्लॉट किया तो जो ग्राफ आया वो एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल स्पेक्ट्रा से मैच कर जाता है। तो एक तो अच्छी बात है, देखिए इसने भाई पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पे इसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी क्या है, चेंज ऑफ कलर विद टेम्परेचर। अब इसने टेम्परेचर पे जो कलर का वेरिएशन उसको इसने कैसे एक्सप्लेन किया। चलो पहले में एक बारी जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ है, ये मैंने आपको बताया था भाई कि क्या होता है, जब आप T1 पे ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम का जो लैम्डा मैक्स होता है T2 पे घट जाएगा, T3 पे और भी घट जाएगा, क्योंकि T3 ज़्यादा है, T2 कम है, T1 सबसे कम है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उनके लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट होते हैं, और अगर लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट होएगा तो भाई कलर में तो चेंजमेंट आना ही है, इजंट इट। तो यहाँ से इसने वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ को भी एक तरह से एक्सप्लेन कर दिया भाई, जो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ ने जो बात बताई थी कि भाई लैम्डा क्या बोलते हैं, जो शॉर्टर वेवलेंथ पे आता है लैम्डा मैक्स टेम्परेचर बढ़ने से, यहाँ से भी भाई ये बात प्रूव हो जाएगी। ये किसका एक्सप्रेशन है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का। अब ये बात आपको पता है कि लैम्डा मैक्स होता कहाँ पर हमेशा, अरे भाई लैम्डा मैक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, और इसके ऊपर एमएससी पावर क्या है, एमएससी पावर मैक्सिमम, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम होता है वहाँ पर स्लोप क्या होता है, जीरो। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन। अगर मुझे ये पता करना हो कि किस लैम्डा की वैल्यू पे एमएससी पावर मैक्सिमम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ को डिफरेंशिएट करके फर्स्ट डेरिवेटिव और जीरो के कुल पुट करना पड़ेगा, उससे हमारे पास वो वेवलेंथ आ जाएगी जिस पे एमएससी पावर क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। तो इसका भाई क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर ए मैंने क्या मान रखा है, एच सी वाई के, तो इसका ये क्या है, डिफरेंशिएशन। और इसको मैंने इक्वल्स टू जीरो पुट कर दिया, लैम्डा टी के अलावा हर चीज़ मैंने दूसरी तरफ फेंक दी, और इसको जो मैंने वही सॉल्व किया तो मेरे पास लैम्डा मैक्स इंटू टी की वैल्यू क्या आएगी, 2.898 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो फिर से वही क्या है, तो लैम्डा मैक्स इंटू 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि लैम्डा मैक्स और टी क्या है, इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है, कॉन्स्टेंट, ओके। यानी कि टी बढ़े तो लैम्डा मैक्स घटेगा। अच्छा, अब कलर के बारे में आपको बताऊँ, कलर आप आमतौर पे मानते हो कि एग्जैक्ट कलर जो पता करते हैं वो ऐसे पता नहीं करते कि कोई चीज़ भाई ग्रीन क्यों नज़र आती है। ओके भाई, कलर के लिए देखो सिंपल ट्रिक्स आपको बताई जाती हैं कलर भाई कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। कि उसमें आप क्या करते हो कि भाई कोई रेडिएशन फलां कलर एब्जॉर्ब करे, कोई अगर भाई चीज़ ये कलर एब्जॉर्ब करती तो वो ऐसे अपीयर होएगी, ये कलर एब्जॉर्ब करती तो ऐसे अपीयर होएगी। एग्जैक्ट कलर निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है, और तब उससे आपको भाई दो नंबर मिलते हैं, उनको बोलते हैं कलर कोऑर्डिनेट्स। आप ये देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा भाई कि ये ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम है, 3500 पे, 4000 पे, 4500 पे, 5000 पे और 5500 पे। तो आपको साफ नजर आने लग रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो इनके लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो इनके एमिशन स्पेक्ट्रम से कलर कैसे निकलते हैं, तो कलर कैसे निकलता है कि जो ये एमिशन स्पेक्ट्रम इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। इंटीग्रेट करने पर आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि भाई कौन सा कलर कितनी अमाउंट में है, और उनके मिक्सचर से किस तरह का रिजल्टेंट कलर हमको अपीयर होएगा, ओके।
जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास कुछ नंबर आते हैं। मान लिया आपने कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रा, ये यहाँ पर तो खैर ब्लैक बॉडी का एमिशन स्पेक्ट्रा है, मान लिया आपने कोई भी एमिशन स्पेक्ट्रा है, आपने उसको इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो आपके पास नंबर आते हैं, एक्स आपके पास आता है 0.4 और वाई मान लिया आपके पास आता है 0.5। आप यहाँ पर आप देखें, इसको बोलते हैं CIE 1931 डायग्राम, ये भाई इसको कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम बोलते हैं। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास 0.4 और y कहाँ चलना है फिर आपने 0.5, तो 0.4 की सीध में यहाँ पर और 0.5 की, तो 0.5 की सीध में, तो ये तो है भाई 0.5 और यानी कि ये आप यहाँ से आप देखो तो यहाँ वो उसका जो कलर होएगा उस चीज़ का वो ग्रीन होएगा। अब मान लें कि कोई कंपाउंड है, उसका जो एमिशन स्पेक्ट्रा है, जब आपने इंटीग्रेट किया उसके एमिशन स्पेक्ट्रा को कंप्यूटर से, जनरली होता क्या है, थर्मल रेडिएशन तो आपको पता है भाई ऑलमोस्ट पूरे विजिबल रेंज के अंदर ही होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो सकती है, हो सकता है उसका लैम्डा मैक्स इंफ्रारेड में हो, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में उसका भाई कलर कहाँ पर एमिट होते हो विजिबल रेंज के अंदर। तो एग्जैक्ट कलर पता करने के लिए आपको भाई स्पेक्ट्रा को इंटीग्रेट करना पड़ता है, एमिशन स्पेक्ट्रा को। ओके, मान लिया आपने किसी का एमिशन स्पेक्ट्रा इंटीग्रेट किया और x की वैल्यू आती है 0.2 और y की वैल्यू आती है 0.2, इसका मतलब भाई आप x चलोगे 0.2 और y चलोगे आप 0.2, तो 0.2 की सीध में ये रहा और 0.2 की सीध में ये रहा, यानी कि यहाँ पर आपको नहीं जो ये ब्लूइश रीजन दिख रहा है, ये ऐसा एक जो भाई लाइट ब्लू है, बिल्कुल ऐसा उस चीज़ का आपको कलर आपको अपीयर होएगा, समझे बात। तो सिमिलरली भाई आपको जब किसी का भी एग्जैक्ट कलर पता करना होता है तो आपको CIE कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम से ही मालूम होता है, और उसके लिए करते क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रा उसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद आपको मिलते हैं तो कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उनको फिर इस डायग्राम के ऊपर लोकेट करते हैं। अगर वो दो कोऑर्डिनेट भाई ग्रीन रीजन में पड़ते हैं तो कलर ग्रीन होएगा, वो दो कोऑर्डिनेट कहाँ पड़ते हैं ब्लू में तो ब्लू होएगा, रेड में तो रेड होएगा, पिंक में तो पिंक होएगा, व्हाइट यहाँ पर ये व्हाइट रीजन होता है, आपको यहाँ पर वही नजर नहीं आ रहा। तो आप ये देखें कि 3000 केल्विन पे जब आपने एमिशन स्पेक्ट्रा को इंटीग्रेट किया, फिर आपने 4000 पे, फिर तो यहाँ पर ये ब्लैक बॉडी के लोकस शो कर रखे, तो आपको नजर आ रहा है कि 1500 केल्विन पे जब ब्लैक बॉडी को आप हीट करते हो तो उससे जो रेडिएशन निकलता है उसको जब आप इंटीग्रेट करते हो और उससे आपके जो कलर कोऑर्डिनेट डायग्राम बनते हैं वो कलर कोऑर्डिनेट्स कहाँ पड़ते हैं यहाँ पर, यानी कि आपको रेडिश ऑरेंज नजर आएगा, 2000 पे ऐसा कलर आएगा, 2500 पे ऐसा कलर, 3000 पे ऐसा कलर, 4000 पे आपका ऐसा कलर, फिर देखो 6000 पे ऐसा, और भाई 10,000 पे ऐसा, और अगर आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो आप देखो ब्लू रीजन में, यानी कलर उसका व्हाइट से क्या हो जाएगा ब्लू। ओके, तो फाइनली इसकी जो भाई लास्ट की एप्लीकेशन वो देख लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। फोर्थ पावर लॉ, शुरुआत में स्टीफन और बोल्ट्जमैन ने हमको वही बताया था ना, तो इस लॉ को जस्टिफाई करना हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था भाई 2000 केल्विन पे ये स्पेक्ट्रम ब्लैक बॉडी का, और ये क्या भाई 4000 केल्विन पे स्पेक्ट्रम है एक्सपेरिमेंटल। तो अगर आप 2000 केल्विन पे स्पेक्ट्रा है जो उसका एरिया निकालोगे तो ये एरिया मान लिया कितना बताओ भाई, A सबस्क्रिप्ट 2000 केल्विन, और 4000 केल्विन पे एरिया कितना मान लिया भाई, तो इसके अंडर जो एरिया होगा वो एरिया इस एरिया का 16 टाइम्स होएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है डबल, तो एरिया क्या होगा 16 टाइम्स, तो ताकि भाई टोटल जो रेडिएटेड एनर्जी है वो 16 टाइम्स होती है, हमको पता है, यानी कि एरिया अंडर द कर्व एट 4000 केल्विन इज 16 टाइम्स देन एरिया अंडर द कर्व एट 2000 केल्विन। ओके, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को प्रूव करना, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बात करता है टोटल एमिसिव पावर की। तो टोटल एमिसिव पावर कैसे निकलती है, जो एमिसिव पावर का फंक्शन है टेम्परेचर और वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है फुल वेवलेंथ डोमेन के ऊपर, तो आपके पास आ जाएगी टोटल एमिसिव पावर। ठीक है, लेकिन ई लैम्डा अब की बारी भैया आपने वाइन का नहीं पुट करना है, यहाँ पर आपने अब की बारी एमिसिव पावर किसकी पुट करनी है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से हमने पुट कर दी भाई। ठीक है, लैम्डा टी आप क्या मान लो x, और यहाँ से फिर आप भाई डी लैम्डा भी आप निकाल सकते हो, डी लैम्डा बताओ क्या हो जाएगा dx बाई टी, तो लैम्डा टी क्या पुट कर दो x, और डी लैम्डा क्या होगी dx बाई टी होगी, और यहाँ पर लैम्डा की 5 क्या होगा x5 बाई टी की 5, तो यहाँ पर t की 5 आता और यहाँ पर t आता, तो t से t कैंसिल, ये t की 4 हो गया भाई। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है टोटल एमिसिव पावर क्या भाई प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की 4th पावर की। और भाई ये ग्राफ भी दे रखा है, देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो टोटल एमिसिव पावर देखो भाई किस रफ्तार से बढ़ रही है, बहुत ही शार्प कर्व हुई, यानी कि टेम्परेचर डबल होती
एम एस की पावर क्या हो जाएगी 16 टाइम्स।